अगर मुझ पे यकीन ना हो, मुझे तुम आजमा लेना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जहाँ चाहे बुला लेना। तोड़ूंगा ना मैं वादे वफा, ये वादे वफा। स्वागत करता हूँ सभी को आपका आपके YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 का तबड़तोड़ क्लास हिस्ट्री सेक्शन का, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं मेरे दोस्तों बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, जो मैं आपके सामने 50 क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूं। एक एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से मेरे दोस्तों देखना है और हम सभी को समझना है, और यही प्रश्न है जो बार बार हर साल हम सभी से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि जो हमारे क्षेमेंद्र है इसकी रचना कौन सी है। मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, बृहद कथा मंजरी, या आपको बताना है कथा श्री सागर। तो बताएंगे सर ये बृहद कथा मंजरी है। क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते सर। हमारा जो अगला प्रश्न है आपके सामने, इंडिका की रचना किसने की है? इंडिका की रचना किसने किया है? तब मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किए हैं। किसने किया था मेरे दोस्तों? याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना किया था। एक एक क्वेश्चन को एकदम अपने कान की तिजोरी पे बंद करके रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में भड़कता है यहीं से क्वेश्चन। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोही कहा जाता है? मेरे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप चाहते हैं सर क्लास 12 में हमें अच्छी तरह से, हमारे पास सर हम अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए, हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है मेरे दोस्तों। कुछ नहीं अभी समय हुआ है, अभी डाउनलोड करिए मिसाइल क्लासेस ऐप को। अब प्ले स्टोर से जैसे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे एक न्यू बैच स्टार्ट किए गए हैं, जहां पे आप इजीली से देख सकते हैं कि क्लास 12 के फाउंडेशन कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी डाउनलोड कर लेना है आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को। आप जैसे डाउनलोड करेंगे आपके सामने बहुत सारे कोर्स होगी, पर आपकी आंखें बाज की तरह होना चाहिए और आपका पास यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स आकर हाजिर है। यहाँ पे कम समय में बेहतर तरीके से कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगी, उन सब चीजों को यहाँ पे बताया जा रहा है। जल्दी से जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए ऑनलाइन क्लासेस का। सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास होती है, जहां पे आपको सबसे पहले चैप्टर को समझाया जा रहा है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव, उसके बाद आपका प्रीवियस क्वेश्चन करवाया जाएगा, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगी सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को, इस कोर्स को आप लोग जल्दी से जाएं और ज्वाइन कर ले। अगर ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे ऑलरेडी स्क्रॉल हो रहे इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ व्हाट्सएप में चैट कर सकते हैं। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है? तो बताएंगे सर समुद्रगुप्त को हम लोग लिच्छवी दोहित्री के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? गुप्त काल की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग के काल के नाम से ही हम लोग जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। तो गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहा जाता था? तो बताएंगे सर महापीलुपति। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? आपको बताना है कि संत का मतलब मैंने बताया था, जिस तरह से मुसलमान लोग पंडित को मानते हैं, सॉरी मुसलमान लोग मौलवी को मानते हैं, इसी तरह से हिंदू में अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, उस जमाने में, अभी तो हम लोग पंडित कहते हैं, उस जमाने में इसको संत कहा जाता था। तो आपसे पूछा गया कि महिला संत कौन है? तो हमारा मीरा हो जाएगी, अंडाल हो जाएगा, कराइकल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे, धम्म की शुरुआत किसने की थी? जो हमारा धम्म है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत किसने किया था? आप सभी को पता है, अशोक ने। याद रखिएगा, अशोक ने एक युद्ध किया था जिसे हम लोग कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं, और कलिंग युद्ध में ही अशोक ने इतने सारे लोगों को मार गिराया, और उसी दिन ने उन्होंने ठान लिया कि आज के बाद मैं जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा और ना मैं किसी को युद्ध करने दूंगा। और उसी समय अशोक ने लोगों की नैतिक उत्थान के लिए कुएं खुदवाए, नहर बनवाए, सिंचाई के लिए अच्छे अच्छे साधन को उपलब्ध करवाएं, ताकि लोगों को नैतिक उत्थान मिल सके। इस कारण से मेरे दोस्तों अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो नेपोलियन बोनापार्ट। याद रखिएगा मेरे भाई, क्या याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट याद रखना है। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। मेरे दोस्त मन लगाकर पढ़िए, अभी समय है, मन लगाकर पढ़िए, अभी समय है। इस समय अगर आपके हाथों से गुजर जाएगी ना, तो आपके पास जिस दिन रिजल्ट होगा आप उस दिन रोते रह जाएंगे। आप लाखों रुपया आपके पास होगी, लेकिन इस समय को फिर दोबारा लौटा कर नहीं ला सकते हैं। इसलिए समय का कदर कीजिए, और कुछ ना हो सके मेरे दोस्त तो कम से कम अपने माता पिता के लिए तो पढ़िए। अरे कुछ नहीं कर पाया आपका माता पिता आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे दोस्त आप तो कर सकते हैं उनके लिए ना। तो एक बार आप लोग अपने माँ बाप के नाम पे मेरे दोस्तों पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कीजिए, और दिखा देना है उस हर एक घर को। याद रखिएगा, जिस घर से तुम्हें ताने मिलते हैं, हर एक उस घर को एक्स्ट्रा 1 केजी मिठाई भेजी जाएगी। जिस घर से तुम्हें ताना मिलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो निकम्मे हो। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था मेरे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो हमारे चंद्रगुप्त है उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए ये को भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरनवेल गोला में। कहां पे हुई थी? सरनवेल गोला में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी सर। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी मृत्यु सरनवेल गोला में हुआ था, उन्होंने किस धर्म को माना था? याद रखिएगा, जैन धर्म को माना था। कौन सा धर्म को? जैन धर्म को माना था। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो मैं आप लोगों को अभी क्या दे रहा हूं? टेलर दे रहा हूं, टेलर दे रहा हूं, टेलर। पूरा मूवी देखना चाहते हैं तो आए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। याद रखिएगा, आए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे, सुबह शाम ऑनलाइन क्लास कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि 399 रुपये में कितना बेहतर तरीके से यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सुबह शाम दोनों टाइम क्लास होती है। ठीक है ना, चलिए सर क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहदत्त। क्या था? याद रखिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम राजा जो था, याद रखिएगा, अंतिम शासक बृहदत्त। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। मुगल कालीन टकसाल का प्रधान कौन था? याद रखिएगा, टकसाल का प्रधान कौन होता था? तो बताएंगे सर, इसका राइट आंसर होगा पन्याध्यक्ष। क्या देगी? पन्याध्यक्ष। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जाते 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 तेरी याद आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइएगा। मौर्य वंश की राजधानी कहां थी? बताइए मेरे भाई, मौर्य वंश की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। कहां थी? मौर्य वंश के राजधानी थी कहां सर? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। मजाक से पढ़ाई करेंगे मेरे दोस्त, मजाक से पढ़ाई करेंगे, पर पढ़ाई में मजाक कतई नहीं करेंगे। याद रखिएगा, दोनों शब्द में सुनने में एक जैसा लग रहा है, पर दोनों शब्द का विश्लेषण करेंगे ना, आसमान जमीन का डिफरेंट है। मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहां स्थित है? तो कलिंग कहां है? आप सभी को पता है। याद रखिए, कलिंग का जो युद्ध था अशोक ने करवाया था, कहां पे हुआ था? उड़ीसा में। कहां पे? उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक जो थे उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद कौन से धर्म को अपनाया था? आप सभी चीख चीख कर कहेंगे सर कि याद रखिएगा, बौद्ध धर्म को। कौन सा धर्म को? बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? जैसे कि अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और अशोक ने अपने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था। कहां? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, श्रीलंका। कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला जो हमारा प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19। अशोक किस वंश का शासक था? जो अशोक थे वो कौन से वंश का शासक थे? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जिस काल के शासन थे उसी वंश के शासन थे। कौन? मौर्य वंश का अशोक। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहां थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आपको बताना है। याद रखिएगा, किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बताना है। जो हमारा कलिंग थे उसकी राजधानी कहां थी?
तोसाली। कहां पे ना था मेरे भाई? तोसाली। मेरे शेर शेरनियों, टारगेट रखिए 90% का। अरे ऊंचाई तक उड़ान भरने की हिम्मत रखिए। हमेशा सोच आसमान की रखिए। अरे आसमान तक नहीं पहुंच पाए तो कम से कम पेड़ में तो लटकेंगे, और पेड़ की सोच रखेंगे तो जमीन में आकर गिरेंगे। इसलिए हमेशा सोच को बुलंद रखिए। याद रखिएगा, अपने सपना को बुलंद रखिए। बुलंद रखने में कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए हमेशा अपने सपने को बुलंद पर लेकर जाइए मेरे दोस्त। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो बताएंगे सर सेल्यूकस के रूप में। किसके? सेल्यूकस। याद रखिए, सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार अभी तक रिपीट हो चुकी है कि कलिंग युद्ध जो हमारा हुआ था, वो अभिलेख जो है ना, वो अभिलेख कौन सा अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया था? बहुत सारा अभिलेख है, इसमें कौन सा अभिलेख में उल्लेख किया गया था? देखिए मेरे भाई, इसका जो उल्लेख किया गया था ना, वो 13वें अभिलेख थे। कौन सा अभिलेख था? 13वें अभिलेख थे मेरे भाई। एकदम कान खोल के याद रखिएगा, 13वें अभिलेख में याद रखिए कलिंग युद्ध के बारे में उल्लेख किया गया है। अभी ध्यान से पढ़ेंगे तो कंपटीशन की तैयारी जब आप बाद में करेंगे ना, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीएसआई, बीएसएफ, आर्मी, एसएसबी, आरपीएफ का, टीटी का, टीसी का, ग्रुप डी का, उस समय ना बहुत आपको ये सब हेल्प करेगी, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए क्लास 12 को बेहतर तरीके से पढ़िए। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आए थे? बताइए मेरे भाई, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आए थे? तो बताएंगे सर, याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो हमारे चीनी यात्री फाहियान थे वो भारत आए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? जो हमारे मेगास्थनीज थे, याद देखिएगा, ये राजदूत बनकर भारत आए थे। किसके शासन काल में आए थे भाई? तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है? देखिए भाई, सती प्रथा क्या है आप सभी को पता है मेरे भाई। सती प्रथा का मतलब होता है कि एक जमाना था जब कोई महिला का अगर हस्बैंड डेथ कर जाते थे तो उसी चिता में उस महिला को भी जिंदा जला दिया जाता था। अब जिंदा जलाते थे तो बहुत कष्ट होता था मेरे भाई। थोड़ा सा हम लोग जल जाते हैं, कितना कष्ट होती है उस महिला को। तो जब महिला दौड़ने लगती थी, भागने लगती थी डर के मारे, तो उस महिला को पकड़ करके उस चिता में जलना पड़ता था। इसको सती प्रथा कहते हैं। तो सती प्रथा जो हमारा है उसका उल्लेख मिलता है कहां पे? एरन अभिलेख में। कहां मेरे दोस्तों? याद रखिएगा, कौन सा अभिलेख में? एरन अभिलेख में। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, बन्नभट्ट की रचना कादंबरी में किस काल का वर्णन किया गया है? बताए भाई, बन्नभट्ट की रचना, याद रखिएगा कादंबरी की रचना किसने किया था? पहला एक बात याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि कादंबरी की रचना किसने किया है? कादंबरी की रचना किसने किया है? कादंबरी की रचना किसने किया है? तो बताएंगे सर बन्नभट्ट ने। आपसे पूछा गया बन्नभट्ट ने तो रचना किया है, पर इसमें किस शासन काल के बारे में वर्णन किया गया है? हर्षवर्धन के शासन काल के बारे में। किसके शासन काल के बारे में? बताएंगे सर हर्षवर्धन के शासन काल के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पंचतंत्र की रचना कौन है? ये क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल में भी देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन हिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेंगे, और जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। याद रखिएगा, पंचतंत्र की रचना करने वाला था हमारा विष्णु शर्मा। कौन था मेरे दोस्त? विष्णु शर्मा नहीं पंचतंत्र की रचना किया था। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे दोस्त, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं अभी सर हम कुछ भी तैयारी नहीं की है, हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के ऐप को। प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर लेना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को। जैसे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपके सामने इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस होगी, पर आपकी नजर दौड़ना चाहिए आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स में। इसमें ना एकदम बच्चों की तरह समझाया जा रहा है। सारा क्वेश्चन तो हम रट्टा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो नहीं है, कहीं 5-5 सब्जेक्ट है, एक चैप्टर होता है तो रट्टा लगा लेते हैं। लेकिन अगर चीजों को हम लोग समझ आते हैं ना, तो समझने के बाद लिखने में मजा कुछ और ही है या नहीं? तो इसलिए मेरे दोस्तों इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। इसमें एकदम बच्चों की तरह, जैसे दूध पीने वाले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल, इसी तरह से इसमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है,
इसमें सबसे पहले चैप्टर को विश्लेषण किया जा रहा है, सबसे पहले चैप्टर को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, फिर इसमें ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, फिर इसमें सब्जेक्टिव बताया जा रहा है, उसके बाद आपका प्रीवियस क्वेश्चन बताया जाएगा, उसके बाद आपका मॉडल पेपर सोल्यूशन करवाया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बनती है सर इसमें आप लोग एग्जाम के रिगार्डिंग आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे इसी एप्लीकेशन पे। तो जल्दी से जाएं, इस कोर्स को ज्वाइन करें। कोई भी अगर डाउट है कोर्स के बारे में और डिटेल्स प्राप्त करना चाहते हैं, जो नंबर स्क्रॉल हो रही है नीचे, जो नंबर दौड़ रही है, ये हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ बातचीत कर सकते हैं। ओके, चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यानी प्राचीन में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो कुमार गुप्त। कौन था? याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाला कौन था मेरे भाई? कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन जो हमारा आगाज होती है, क्वेश्चन है कि इतिहास, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मैंने अभी जस्ट बताया था कि गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण काल के नाम से ही जानते हैं, है या नहीं? गुप्त काल को ये हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, सोने का काल। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? जो हमारे अर्थशास्त्र है यानी इकोनॉमिक्स है, इसमें कितने प्रकार के ब्याह शादी, कितने प्रकार के ब्याह का उल्लेख है? तो बताएंगे सर 8 प्रकार का। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का उल्लेख है सर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 39। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, आपको बताना इनमें से नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? हम लोग कभी कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम लोगों से कोई पूछता है, बताइए तो थोड़ा सा, प्रिंस सर कौन सा कॉलेज में पढ़े हैं? कभी पूछा है? नहीं पूछा है। आपसे कभी पूछा है? नहीं पूछा है। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग ऐसा कोई काम ही नहीं किए जो हमारा नाम हो, इसलिए काम कीजिए ऐसा कि नाम हो जाए, ठीक है ना? चलिए सर, तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो छात्र थे वो हैंसेंग थे। क्या आ जाएगी तो भाई? हैंसेंग थे। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक मिला है? मेरे भाई अशोक के कुल अभी तक कितना अभिलेख मिला? अशोक ने तो बहुत सारे अभिलेख बनवाया है या नहीं? तो कितना अशोक ने अभिलेख मिला टोटल? तो बताएंगे सर 44। क्या हो जाएगी? 44। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अशोक द्वारा प्राचीन बौद्ध धर्म का प्राचीन नहीं हुआ है। मेरे भाई अशोक ने बौद्ध धर्म को जैसे ही ग्रहण किया, अशोक ने बौद्ध धर्म को जैसे ही माना, उन्होंने महापत्रा को और महामित्रा जो धर्म थे, उन्होंने सारे देश में लगभग अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए भेज दिए। लेकिन एक देश था जो नहीं था मेरे भाई, वो देश का नाम था ब्रिटेन। क्या हो जाएगी? ब्रिटेन। यानी इंग्लैंड में उन्होंने नहीं भेजा था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवक, क्या मेरे भाई? जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहां पाई थी? जीवक जो थे उन्होंने वैद्य की शिक्षा कहां पाई थी? तो तक्षशिला में। कहां मेरे दोस्त? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? आपको बताना बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार का संबंध जो था, याद रखिएगा, हर्यक वंश से। ये भी क्वेश्चन अभी तक कई बार पूछे गए। जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं, कान खोल के एक एक क्वेश्चन को अपने तिजोरी पे बंद कर लीजिए और ताला लगा दीजिए। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, ताला लगा दीजिए मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे सर गंधार राज्य। कहाँ है? याद रखिए गंधार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। कालिदास किसके समकालीन थे? जो कालिदास थे वो किसके समकालीन माने जाते थे? तो बताएंगे सर किसके समकालीन माने जाते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन माने जाते थे। कौन? हमारे कालिदास, जो हिंदी का याद रखिएगा क्या है? लेखक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सभी को पता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। इसकी तुलना किसके साथ किया गया है? तो बताएंगे सर बोनापार्ट से, है या नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है जो मगध है, मगध हमारा याद रखिएगा उसकी प्राचीन राजधानी, अभी की राजधानी नहीं पूछ रहा है, प्राचीन, है या नहीं? तो प्राचीन राजधानी था हमारा राजगीर। क्या हो जाएगी? राजगीर। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी किनारे किया था? सबसे पहला बात याद रखिएगा मेरे भाई, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने। सबसे पहला बात, एक क्वेश्चन एकदम कान खोल के सुन लीजिए मेरे दोस्त, याद रखिएगा पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था?
याद रखिएगा मेरे भाई, उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने कि कौन सा नदी के किनारे किया था? गंगा नदी भी था, सोन नदी भी था, पुनपुन नदी भी था, है ना। बोल सकते हैं सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, इलाहाबाद परिस्थित का लेखक कौन था? इलाहाबाद परिस्थित का लेखक कौन है? तो बताएंगे सर ये हो जाएगा हरिसेन। क्या हो जाएगी? हरिसेन। ऑप्शन नंबर हमारा याद रखेगा सी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, शक संवत की शुरुआत कब माने जाती है? जो शक संवत है इसकी शुरुआत जो है हम लोग मनाते हैं, लेकिन कब? तो 78 ईस्वी में। कब बनाते हैं? 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पाए जाने वाले पहले धातु क्या है? विश्व में पाए जाने वाले पहली धातु था हमारा लोहा। तो कभी नहीं होगा भाई, क्योंकि हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का तो कोई प्रमाण ही नहीं था, तो लोहा ऑप्शन नहीं होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगी? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। भारत का सबसे प्राचीन लिपि कौन थी? बताएंगे सर, भारत का सबसे प्राचीन लिपि था ब्राह्मी लिपि। क्या था? भारत का सबसे प्राचीन लिपि था ब्राह्मी लिपि। क्या था? ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्रयाग परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से थे? तो समुद्रगुप्त से। याद रखिए किससे? याद रखना है समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। बुझल पा रहा है रे तोहनी हमर बतवा, तोहनी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं तो बाबू रे, तोहनी एकदम प्रश्न सबके मधुमक्खी हो ना, जैसे गुड़ के चाटा हो ना, तोहनी इसी तरह से तोहनी एकदम चाट ले भी सारा प्रश्न को। तोहनी के प्रश्न यहीं से टपकोते रहे बाबुआ, तोहनी थोड़ा गौर का भी हमारे बतवा यहाँ पे, ठीक हो। अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। कौन वंश का? मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन था? जो अर्थशास्त्र है इसका लेखक था कौटिल्य चाणक्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन के कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? आपको बताना है जो कलिंग थी इसकी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 261 ईसा पूर्व में। याद रहे कब? ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा सर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, और क्लास अगर देखने के बाद अगर दिल से अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक ठोकिएगा जरूर, क्योंकि आप लोगों के लिए मेरी टीम और मैं बहुत मेहनत करता हूं मेरे दोस्त, बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, दिन रात एक कर देता हूं मेरे दोस्त आप लोगों के लिए सिर्फ। इसलिए अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक करने में पैसा भी नहीं लगती है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा कि मिसाइल क्लासेस की एप्लीकेशन पे कम से कम फी में कितना बेहतर तरीके से यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिए कि मिसाइल क्लासेस में प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है, और सुबह शाम बच्चों की तरह पढ़ना चाहते हैं तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें आप लोगों को 399 रुपया में पूरे साल भर रगड़ करके तैयारी कराई जा रही है। 399 रुपया में पूरे साल भर रगड़ करके तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। चलिए सर, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। किसकी रचना है? विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। 4 वेद कौन कौन सा है भाई? याद रखिएगा, एक होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। याद रखिएगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। याद रखना क्या? पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद का अगर नाम पूछे तो ऋग्वेद, ठीक है ना। वेद कितने प्रकार का होता है? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद है, लेकिन सबसे पुराना वेद पूछे तो बताएंगे ऋग्वेद। क्या बताना है? सबसे पुराना वेद बताना है मेरे भाई। याद रखिएगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आते हैं सर अगला, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? कनिष्क का राजरोहण हुआ था 78 ईस्वी में। कब हुई थी सर? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रयाग प्रस्थित स्तंभ अभिलेख किस लिपि में लिखी गई थी? तो बताएंगे सर ब्राह्मी लिपि। कौन सा लिपि? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, धम्म महामात्रा की शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। मेरे दोस्तों क्लास कैसा लगा एक बार जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी से दबा करके कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को कमेंट को देख के ही मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।